नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों का सफाया करने में जुटे हुए हैं सुरक्षा बल। लगातार जिस तरीके से आतंकी घाटी को दहलाने की कोशिश करते हैं, साजिश रची जाती है, ग्रेनेड हमले किए जाते हैं और अब बारामूला में 2 से 3 आतंकी छुपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची और घेराबंदी की गई और ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी वहां पर छुपे होने की आशंका है। हाल ही में डीडीसी चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में और डीडीसी चुनाव को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश रही है आतंकियों की, लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ फिलहाल ताजा जानकारी, क्या अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी हैं, 3 से 4 आतंकी जी जो बारामूला के वनिगाम कीरी एरिया में छुपे हुए हैं। उसके बाद इलाके को कॉर्डन किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया है और एनकाउंटर जो है जारी है। जी, क्या अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की खबर? जी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अलबत्ता सुरक्षा बल अपनी जॉब पर है और लगातार आतंकियों को उनकी द्वारा की गई फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। जी रविंद्र, क्योंकि 2 से 3 आतंकी वहां पर छुपे होने की आशंका है और इस बारे में अभी तक क्या कुछ आधिकारिक जानकारी सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई? जी अभी तक आधिकारिक जानकारी सिर्फ यही है कि एनकाउंटर जो है बारामूला के इलाके में जारी है और जो जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो इसी इलाके में हैं और उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग किए जाने के बाद इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और खास करके कहा जाए तो उस इलाके को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है ताकि कहीं और आतंकी जो है वो छुपे ना हो। लेकिन इन आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ अभी भी जारी है। और जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, ताकि उनमें से किसी का नुकसान ना हो, उनको किस तरीके से एहतियात के तौर पर वहां से निकाला जा रहा है? जी देखिए, इलाके को कॉर्डन किया गया है और लोगों को फिलहाल घरों में रहने की हिदायत दी गई है और मुठभेड़ स्थल पर जो है वो किसी को आने की इजाजत जो है वो नहीं है। पूरा इलाका जो है कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया है और किसी भी स्थानीय को उस ओर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। जी रविंद्र, इसके अलावा इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये एनकाउंटर जो है वो खत्म हो पाएगा? क्योंकि अभी तक, जैसे कि आपने बताया, अभी तक किसी भी तरफ से कोई कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। जी देखिए, एनकाउंटर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कई एनकाउंटर जो है वो 2 से 3 दिन भी लगे हैं, देखा गया है काफी पहले इन एनकाउंटर्स में। अब आतंकियों के पास कितना असला है ये निर्भर करता है और कब तक एनकाउंटर जारी रहेगा ये कहना अभी नामुमकिन है। अलबत्ता सुरक्षा बल जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? आतंकी रहने वाले कहाँ के हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई अभी तक? जी बिल्कुल नहीं। जी, और इसके अलावा ये कोई जानकारी कि इनको यहाँ पर मदद कौन पहुंचा रहा है? जी देखिए, आतंकियों का मदद जो है वो जो ओवरग्राउंड वर्कर है, अंडरग्राउंड वर्कर है, वो आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं और आजकल सर्दियों का दिन है, बर्फबारी इलाके में हो रखी है तो ऐसे में आतंकी जो है कहीं ना कहीं सेफ पैसेज जो है देखकर छुपे रहते हैं ताकि समय आने पर कार्रवाई कर सकें। हालांकि डीडीसी के इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुके हैं, उसमें बड़ी कार्रवाई करने के जो है कहा जाए इनपुट्स मिले थे, लेकिन कहीं भी आतंकी कामयाब नहीं हो पाया है। अब ये आप सूचना मिली थी कि 3 से 4 आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हैं और एनकाउंटर जो है अभी भी इस इलाके में जारी है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार जिस तरीके से ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं जम्मू कश्मीर से, एक बार फिर से 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका बारामूला में, और इस बात की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची, घेराबंदी की गई है। अभी भी वहां पर मुठभेड़ जो है वो जारी है और ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम एहतियात बरतते हुए एनकाउंटर को चलाया जा रहा है और
जिस तरीके से सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी वहां पर छुपे हो सकते हैं, उनका सफाया करने के लिए वहां पर टीम पहुंची हुई है और मुठभेड़ जो है वो जारी है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हामिद अख्तर होंगे अंबाला के नए एसपी। राजेश कालिया को चंडीगढ़ में एसपी सिक्योरिटी सीआईडी लगाया गया है। 2 दिन पहले ही अंबाला में सीएम का विरोध हुआ था। किसानों ने सीएम खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर सीएम पहुंचे थे, लेकिन सीएम को बिना प्रचार किए ही वापस लौटना पड़ा था। सीएम मनोहर लाल को किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, जमकर नारेबाजी की गई थी और यही वजह रही कि सीएम को वहां से वापस लौटना पड़ा था। और अब यह फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अंकुर, क्या कुछ वजह बताई जा रही है एसपी के तबादले की? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी एक दिन पहले यहाँ पर अंबाला में जो चुनाव निकाय चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री खट्टर, मनोहर लाल खट्टर अंबाला में आए हुए थे, जहाँ पर किसानों ने उनका जोरदार प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। खूब वायरल भी हुए वीडियो, जिसको लेकर काफी अंबाला पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, जिससे आला कमान काफी नाराज हुआ कि पुलिस किसानों को संभाल नहीं पाई, क्योंकि किसानों की संख्या सूत्रों के हिसाब से किसी पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर सड़कों पर आ जाएंगे, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अंबाला के जो एसपी राजेश कालिया उनका तबादला कर दिया है और हामिद अख्तर अब जो अंबाला के नए एसपी होंगे। इसको लेकर जो वजह बताई जा रही है वो यही वजह बताई जा रही है कि 2 दिन पहले ही अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने पर कुछ लोगों ने किसानों ने विरोध किया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसकी वजह से सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि एसपी राजेश कालिया का तबादला तभी किया गया है अंबाला में। जी अंकुर, क्योंकि स्थिति काफी एक तरीके से डराने वाली बन गई थी जब किसान इतनी बड़ी संख्या में सीएम का विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसानों की तरफ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ नारेबाजी की गई, काले झंडे दिखाए गए। उसके बावजूद भी वहां पर जो है काफी इस मामले पर घमासान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि अंबाला में जैसे ही एक दिन पहले पता चला कि अंबाला नगर निगम चुनावों को अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला आने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके किसान मंडी में जमा होने लग गए थे। जब यहाँ पर किसान जमा लगे तो पुलिस को भी और सूत्रों को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि इतनी तादाद में, जो हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका मुशक्कत करने की पूरी पुलिस ने मुशक्कत की। किसानों और पुलिस की भी धक्का मुक्की भी हुई। जो सीएम का काफिला था उसको किसानों यू टर्न भी लेना पड़ा, क्योंकि कई जगह जब वो अपने कार्यक्रम में जाने लगे तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो खट्टर का जो काफिला था उनको भी यू टर्न लेना पड़ा और काफी मुशक्कत करनी पड़ी अंबाला पुलिस को, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है कि अंबाला के जो राजेश कालिया उनका तबादला अंबाला से कर दिया गया है। जी, लेकिन अब हामिद अख्तर को ये जिम्मेदारी दी गई है और किसानों पर मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, अंबाला में जो अंबाला के डीएसपी हैं मदन लाल, हमारी उनसे बात हुई है कि उन्होंने ये बताया है कि अंबाला में जब मनोहर लाल खट्टर का यहाँ पे काफिला निकल रहा था तो कुछ किसानों ने और कुछ लोगों ने, जो वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने भी जो काफिला रोकने की कोशिश की और काफी 1-2 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया है, जिसको लेकर अंबाला में 13 किसानों के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज कर दिया गया है और अभी उनके ऊपर अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और तफ्तीश चल रही है कि किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा। जी, एसपी राजेश की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि आखिरकार क्या वजह रही, वहां पर इतनी भीड़ किस वजह से जुट गई, कहां पर क्या चूक हुई और जो तबादला किया गया है उस मामले पर भी? बिल्कुल, हमारी अंबाला प्रशासन से ये बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी इसी वाक्यों को लेकर जो अंबाला में किसान इकट्ठा हुए थे हजारों की संख्या में, कि पुलिस और किसानों की आपस में धक्का मुक्की हुई है और जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके काफिले को भी यू टर्न काफी बार लेना पड़ा है। कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच पाए, देरी से पहुंचे हैं। उनके जो दिन के कार्यक्रम थे वो शाम को करने पड़े। तो इसको लेकर जब अंबाला प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की तो किसी भी आला अधिकारी ने सामने आने से, कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। तो फिलहाल जो हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई है वो आज यही देखने को मिल रही है
इसी को लेकर अंबाला ने हरियाणा सरकार ने अंबाला के जो एसपी राजेश कालिया उनका तबादला कर दिया है और हामिद अख्तर को अंबाला का नया एसपी का चार्ज दिया गया है। जी, हामिद अख्तर के बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके के वो अधिकारी हैं और क्या कुछ अब वो यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे किसानों पर जो इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बड़े स्तर पर? देखिए, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यही पता लगा है कि जो हामिद अख्तर है आईपीएस है और पुराने काफी कह सकते हैं कि काफी चुने हुए अफसरों में से एक है, जिनको अंबाला में यहाँ पर उनको लगाया गया है कि अब वो जो आने वाले जो किसानों की स्थिति है उसको कंट्रोल कर सके और जब भी कोई यहाँ पर जो अभी अंबाला में चुनाव चल रहे हैं उसकी स्थिति को वो कंट्रोल कर सके कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, जिसको लेकर जब अंबाला एसपी यहाँ पे हामिद अख्तर है उनको यहाँ पे आज वो यहाँ पर चार्ज नहीं लेंगे अंबाला में। लेकिन जिस तरीके से अंबाला के एसपी का तबादला किया गया है और अब यहाँ पर हामिद अख्तर को जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ऐसे में राजेश कालिया का जो तबादला किया गया है वो अपने आप में पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक रही है पुलिस की तरफ से, तभी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर किसान एकजुट हो पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि अंबाला में जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर आ जाएंगे। पुलिस अधिकारियों को भी इतनी जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर अंबाला पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और जो सूत्रों से हमें और भी जानकारी मिली है कि इसी वजह से अंबाला के एसपी का तबादला किया गया है कि उनसे ये सारी स्थिति नहीं समझी गई है और अंबाला के जो राजेश कालिया उनका तबादला भी इसीलिए किया गया है और जो नए एसपी आ रहे हैं हामिद अख्तर आ रहे हैं वो अब इस लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर अंबाला में कायम करेंगे कि अंबाला नगर निगम चुनाव में जब भी कोई स्टार प्रचारक बीजेपी के आते हैं और अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो। इसको लेकर अंबाला में नए एसपी जो हामिद अख्तर है उनको यहाँ पर चार्ज दिया गया है। क्या किसी और भी पुलिस अधिकारी पर यहाँ पर गाज गिरती हुई जो है वो नजर आ सकती है? जी, फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है कि अभी सिर्फ अंबाला के जो एसपी है उन्हीं को हटाया गया है और उनको जो हामिद अख्तर है उनको नए जो एसपी अंबाला के जो नए एसपी है वो हामिद अख्तर ही संभालेंगे। फिलहाल किसी भी और अधिकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई अभी करती नहीं नजर आई है हरियाणा सरकार। जी अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम मनोहर लाल को जो काले झंडे दिखाए गए थे, नारेबाजी की गई थी सीएम के खिलाफ और सीएम को यहाँ से वापस लौटना पड़ा था, उसकी जिम्मेदारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अब यहाँ के एसपी का तबादला कर दिया है। एसपी राजेश को अब चंडीगढ़ भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस आज सड़क पर उतरेगी और विरोध मार्च किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार किसान कानूनों के मसले पर घिरती हुई नजर आ रही है। इस बारे में ट्वीट करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ये लिखा है कि आज किसानों के न्याय की जंग का बड़ा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में
खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों के 1,75,00,000 हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपे जाएंगे। अन्नदाता की जीत होगी, अहंकारी मोदी सरकार हारेगी। वहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यह लिखा है, यह केवल हस्ताक्षर नहीं, हमारे कृषि प्रधान भारत की मूल भावना है, जिसे बीजेपी सरकार ने आहत किया है और कृषि एवं किसान की बुनियाद को खोखला करने के उद्देश्य से लाए गए इस कानून के खिलाफ कांग्रेस किसान भाइयों के साथ खड़ी हुई है और सदैव अन्नदाता की संघर्ष की आवाज को बुलंद करती रहेगी। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह करीब 11 बजे विजय चौक से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे और इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। ज्ञापन सौंपा जाएगा। जोशी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी पंकज जी, जिस तरीके से आज ये विरोध प्रदर्शन होना है, मार्च किया जाना है कांग्रेस की तरफ से और इसको लेकर के साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने ये आरोप लगाया है कि अहंकारी है मोदी सरकार और आज अहंकारी सरकार की हार होगी। देखिए, मैं 2 बड़ी बातें कह देता हूँ जी। ये क्योंकि देखिए 55 साल से शासनरत इन्होंने कहा कि मोदी सरकार, हमारी सरकार, इनकी सरकार। सरकार किसकी होती है? मेरे को लगता है कि अभी भी जो है क्या अंग्रेजों के राज्य में जी रहे सरकार किसकी होती है? सरकार तो जनता से चुनी हुई सरकारें हैं जी। और सरकार में जिनका सरकार में है, तो मैं 2 बड़ी बातें कहता हूँ कि सरकार यदि कोई चीज ऐसी होती है जिसके अंदर, क्या इस देश के जो है संविधान के टाइम पे सरकार कौन सी थी? कांग्रेस थी या भारतीय जनता पार्टी थी? जी। कांग्रेस सरकार जब संविधान में थी तो संविधान की पालना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी। संविधान में क्या आपने जब संविधान बनाया था तो आप लोग कहते हैं कि हमने बनाया, तो संविधान के अंदर वो चीजें रखी थी कि नहीं रखी थी कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो किस तरीके से बात होगी? जी, लेकिन उन परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति का आपने पालन किया क्या? जी। संविधान में जो है किसी भी चीज का यदि आज की डेट के अंदर देश में, यदि मैं तो कह रहा हूं ये तो मामला किसानों और सरकारों का है, यदि कोई मामले किसी के भी होते हैं तो उनको सुलझाने के संविधान में दायरे हैं कि नहीं है? जी, लेकिन ये इसमें क्या गलत है अगर वो हस्ताक्षर करके और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? जी। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, गलत है ये जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उस जगह से गायब हो जाओ कि जहां पर ये चीजें ठीक चल रही हो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन जगह से तो आप गायब हो जाओ जी। और बाद में जो है इसको जो है भड़काने के लिए और इस तरीके का ज्ञापन करें। देखिए, आपका मुझे बताइए कि यदि आपके पास इतनी चीजें थी तो आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आपने क्या किया भाई 2005 से? ये तो बताओ जनता को। जी, लेकिन 2014 से अभी तक भी लागू नहीं हुई स्वामीनाथन रिपोर्ट। पंकज जी, मैं वही आ रहा हूँ, आप कोल वालों के साथ खड़े नहीं थे क्या? यही सरकार थी ना कांग्रेस की सरकार जो अंदर जाकर के कहा करती थी कि कोल घोटाला नहीं हुआ। यही सरकार थी ना कि 5 रुपए में अन्नदाता खाना खा लेता है, एक गरीब व्यक्ति खाना खा लेता है जी। ये सरकार थी कि नहीं थी? जी। और ये सरकार के लोगों के जो खुद जो है इनके बड़े बड़े मंत्री और इनके जो है जो उस टाइम चेयरमैन थे, खुद जो इनके बनाने वाली सरकार जिसकी पारिवारिक है, उन परिवार ने कहा कि नहीं कि हम 5 रुपए में भोजन देते हैं जी। आप मुझे बताइए 365 into 5 कितना होता है? 6,000 रुपए सरकार किसानों को दे रही कि नहीं दे रही है? आप, मैं कह रहा हूँ एक चीज का, हमने कहा नहीं 5 रुपए पे काम नहीं चलता जी। 6,000 रुपए केवल टोकन मनी है जो बेसिकली उनको दी चाहिए। आप तो 5 रुपए में छोड़िए, आप तो जो है अन्न खराब हो रहा था उसको देने में भी शर्मा रहे थे गरीबों को। उसमें भी आपके कृषि मंत्री ने क्या कहा था जो 2 लोगों ने आज कहा कि हमने पत्र नहीं लिखा जी। लेकिन पंकज जी फिलहाल सरकार बीजेपी की है। पंकज जी फिलहाल सरकार बीजेपी की है और मुझे लगता है बीजेपी को उन किसानों की भावना को समझना चाहिए जो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। और मलकीत सिंह मेरे साथ जुड़ गए, किसान नेता। मलकीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी जी। मलकीत जी, लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है और आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा विरोध मार्च किया जाना है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाना है, क्या कुछ लगता है, क्या कोई बात बनती हुई नजर आएगी? भले ही सरकार और किसानों के बीच चाहे सीधी बातचीत चल रही हो, लेकिन विरोधी दल भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। देखो, जो भी लोग, चाहे कोई विरोधी दल है, इसके अलावा या और भी कोई संस्थाएं हैं जो हमें इसका समर्थन कर रहे हैं, उन सभी का तो धन्यवाद हम करते हैं। और दूसरी बात है, हमारा जो अहंकारी है प्रधानमंत्री है, जिसको अपना ये हट छोड़कर, अपनी ये मूछ का सवाल छोड़कर किसानों की समस्याओं को, इनको जल्दी से ये रद्द करके और निपटाना चाहिए। हमारे डेली के 3 से 4 किसान ठंड की वजह से या और किन कारणों से उनकी मौतें हो रही हैं, पर ये लोग अत्याचारी हैं, ये इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं। पंकज जोशी जी, साफ तौर पर किसान नेता मलकीत सिंह अहंकारी बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और क्या अब ये मूछ का सवाल है कि किसानों की बात मानते हुए इन कानूनों को न रद्द किया जा रहा है और ना उस तरीके से बात को माना जा रहा है जिस तरीके से किसान चाहते हैं? सर, मुझे बताइए सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजे गए आज तक मुझे बताइए, चलो कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ डिस्प्यूट होते हैं और जहाँ बात की जा सकती है?
मैं कह रहा हूँ हमने हर एक चीज के रास्ते खोल रखे हैं, सरकार से बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं, न्यायालय के रास्ते खोल रखे हैं, आपकी जो है यदि आप चाहते हैं डिबेट चाहते हैं डिबेट के रास्ते खोल रखे हैं। लेकिन यदि मैं यार क्या रास्ते खोल रखे हैं आपने बातचीत के? फालतू में आप नाटक कर रहे हो लोगों को। जी पंकज जी सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठाया है मलकीत जी उसका जवाब दे रहे हैं। मलकीत जी, एमएसपी का कानून बना दो ना, गारंटी का कानून बना दो, बात खत्म होगी। झूठ पे झूठ नाटक करते हो आप। रास्ते खोल रखे हैं आपने, ये कानून बना के दीजिए ना, रास्ते खोल रखे हैं आपने। मुझे बताइए कानून बता दीजिए ना, कानून बता करके आप कानून आप बनवाओ, एमएसपी और खरीद का गारंटी का कानून। आप बताइए खरीद और एमएसपी का गारंटी कानून क्यों नहीं बनवाते? यहाँ पर झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं, सारे देश को प्रचार झूठ लिखा था कि भाई ये कानून होने चाहिए। हर बात पे मैं टीवी चैनल से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चलो आप झूठे लोगों, बेशर्म लोगों, आप जनता की आवाज को नहीं समझते। पंकज जी ये सिर्फ किसी एक किसान की आवाज नहीं है। पंकज जी ये सिर्फ किसी एक किसान की आवाज नहीं है, बल्कि वहां पर हजारों किसान बैठे हुए हैं, वो इसकी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बीजेपी के नेता भी इस बात की मांग कर चुके हैं कि एमएसपी पर गारंटी मिलनी चाहिए। फसलें क्यों नहीं खरीदते एमएसपी पे? ऐसा बना के भेज दीजिए ना, आपके चैनल पे दिखा दीजिए सब ये भेजा इन्होंने। ये बना के भेजेंगे कानून किसान बना के भेजेंगे, कानून किसान बना के भेजेंगे क्या पंकज जी? भेज सकता है ना सर, मुझे कोई चीज चाहिए, आप मुझे जो है एक चीज छोटी सी भी चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन उन्होंने भेजा है। बातचीत में क्या चल रहा है पंकज जी मुझे लगता है शायद आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पत्र लिख करके भेजा गया है किसानों की तरफ से, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि एमएसपी पर ठोस प्रस्ताव अगर सरकार भेजेगी तो बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रस्ताव नहीं, कानून बनाओ। ठोस प्रस्ताव में साफ तौर पर इनकी तरफ से यह कहा गया कि स्वामीनाथन में जिस तरीके से एमएसपी को लागू करने की बात कही गई है, 1.5 गुना ज्यादा उसको फसल की दाम मिलनी चाहिए और उसको सुनिश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि लागू कर दिया 2000 मिल रहा है 1000, लागू कर दिया 1500 मिल रहा है 700 600 रुपए, इस तरीके से दाम मिल रहे हैं किसानों को। सर ये किसी से छुपा नहीं है। कौन करेगा? और जो परचेज कर रहे हैं उससे पहले ज्यादा परचेज हुई आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अगर पिछले हिसाब से चलना है तो फिर आगे कानून लाने की जरूरत क्या है? अगर पिछले हिसाब से चलना है तो फिर आगे कानून की जरूरत क्या है? मैं क्या कर रहा हूं आपको जी देखो, ये कॉर्पोरेट के बिके हुए लोग हैं, ये सारा काम कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री अपना को चौकीदार बोलता है, वो अंबानी अंडानी का चौकीदार है। एक करके बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा, अगर सभी एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मलकीत जी पहले आप कह लीजिए जो कहना। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, जिस दिन अमित शाह जी से मीटिंग थी ना, इनको को चुप करे, पहले बात को सुनो। जी हो गए, चुप हो गए। जिस दिन अमित शाह जी से मीटिंग थी तो गुरनाम सिंह चुडूनी ने उनसे सीधा पूछा भी आप 23 फसलों का एमएसपी निकालते हो जी, तो क्या पूरे देश की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए आप हमें तैयार हो, उसकी गारंटी देते हो? वो बोले बिल्कुल नहीं ले सकते हम, ये पॉसिबल नहीं है जी। ये 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए, कि हम नहीं खरीद सकते। तो गुरनाम सिंह चुडूनी जी ने उनको बोला भी आप ये बात गलत बोल रहे हो, 17 लाख में पूरे देश की फसलें भी तो आपको मिल रही हैं जी, आप उनको भी तो सेल करोगे। यदि वो लगाओ 15 लाख करोड़ की बिकी, 2 लाख करोड़ रुपया जो कम रहेगा वो सरकार डाल दे उसमें जी। और ये जब पैसा जाएगा पूरे देश के किसानों को वापिस ये मार्केट में आएगा, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच जाएगी? जी पंकज जी, पर ये बोले, पर अमित शाह ने साफ मना कर दिया भाई हम सारे देश की फसल एमएसपी में नहीं खरीद सकते, हम तो सिर्फ जो 6% खरीद रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये जी भाई हम ये लिख के दे देंगे, वो लिख के दे देंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं खरीद सकते, ना हम गारंटी का खरीद कानून बना सकते। जी पंकज जी, अब मैं आपको बताऊं, जवाब दे दूं? जी बोलिए। भारत का बजट जो है 1952 से बजट शुरू हुआ, 1952 से लेकर के अब तक के बजट कितने हैं सर? टोटल बजट कितना है? चलिए बताइए मुझे बजट कितना है? जी बजट की बात नहीं, लेकिन पंकज जी अगर बात यहाँ पर की जा रही है किसानों की तरफ से फसल खरीद की बात की जा रही है, सरकार तमाम दावे करती है, ये बातें करती है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो किस तरीके से दोगुनी होगी? क्या इस तरीके से दोगुनी होगी अगर उनको कोई गारंटी नहीं दी जाएगी? सर बिल्कुल, मेरे पिताजी ने जब मुझे पढ़ाया था तो गारंटी नहीं दी थी कि आपको मैं जो है चार्टर्ड अकाउंट बना दूंगा और यहाँ बना दूंगा। मेरे पिताजी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मेरे पिताजी ने दायित्व लिया था इस चीज का कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसको बड़ा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा। दायित्व लिया था, गारंटी नहीं दी थी। आप कॉर्पोरेट को 3.5 लाख करोड़ रुपए की छूट दे रहे हो आए साल टैक्स में, हमें आप 2-3 लाख करोड़ रुपया नहीं दे सकते। आप कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट के दलाल हो। करोड़ का 15 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का बजट है, इस पूरे बजट से हम एमएसपी पे माल खरीद लेंगे और हम केवल जो है एग्रीकल्चर काम करेंगे। क्या ये इन्वेस्टमेंट है पंकज जी? बजट सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात होती है बजट में, लेकिन यहाँ पर ये क्या इन्वेस्टमेंट है, ये क्या सुविधा दी जा रही है? इसको फसल को खरीद करके आपको बर्बाद नहीं करना
करना है, ये खराब नहीं होगी, इसको बेचेंगे भी, इसका फायदा भी सरकार को मिलेगा। अरे भाई मुझे बताइए, बजट सबके लिए तो होता है ना? मेरे 4 भाई हैं तो मेरे 4 भाइयों के लिए है कि नहीं है? मुझे बताइए। चलिए सर, बजट का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर फसल खरीद करके उसका बेचने का मतलब क्या होता है, वो आप पहले समझ लीजिए। इस बात को इसमें उलझाने की कोशिश मत कीजिए। मलकीत जी, जिस तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं तमाम, क्या इस तरीके से कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखो सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी। बिहार में मक्की का 1850 रुपये MSP और बिहार में 800 रुपये बिकी है इस बार जी। धान वहाँ 1000 रुपये बिकता है, हमारे 1888 बिकता है। प्रधानमंत्री बोल रहा है 1 नेशन 1 मार्केट बनाऊंगा, पर वो ये बताए वो बिहार वाला रेट पूरे देश को देगा क्या पंजाब वाला रेट देगा? इसमें बात करें। पंकज जी बता दीजिए, वैसे तो जो MSP लागू किया जाता है उस पर भी किसान की फसल नहीं खरीदी जाती। जी मुझे सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए, डी मार्ट के ऊपर जो है सर, मुझे बताइए डी मार्ट के ऊपर मक्का का भाव क्या है, बता दीजिए आप। क्या जो है बिग बाजार में मक्के का भाव क्या है सर? जी मलकीत जी, पंकज जी, यहाँ पर सवाल सुनिए, यहाँ पर आप सवाल पूछने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर ये जवाब आपको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। सुनिए, पहले सुन लीजिए पंकज जी, सुन लीजिए। यहाँ पर आप भाव पूछेंगे नहीं, यहाँ पर ये बताना है सरकार को कि सरकार ने जो MSP लागू किया, क्या उस पे आपने बोलने के लिए बुलाया है? मैंने बेसिकली आपको फोन करके नहीं कहा कि मैं आऊंगा। पंकज जी बात सुन लीजिए, मेरा अधिकार है आपसे पूछने का, और जनता का अधिकार है आपसे पूछने का, क्योंकि सत्ता में आपको हमने बैठाया है, जनता ने बैठाया है। और पंकज जी, अगर MSP लागू की जाती है तो MSP कोई मजाक नहीं है, MSP कोई मजाक नहीं है। सुनिए पंकज जी, आप जवाब देने से भागेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे। आप कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाते हैं, कांग्रेस कहां पहुंच गई है वो आप देख लीजिए। अगर ऐसा ही रहा तो यही हाल हो जाएगा बीजेपी का भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज जी, अगर कोई MSP लागू की जाती है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, अगर वो भी किसानों को नहीं मिलता तो सवाल किससे पूछा जाएगा, ये बता दीजिए आप। देखिए फिर आपको दो चीज बता देता हूं। यहाँ पर एक फसल के दाम नहीं गिनवाऊंगा मैं, अगर गिनवाने पर आ गए तो गिनवा भी दूंगा, लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपसे। अरे भैया देखिए, जवाब देना मुश्किल होगा, नहीं होगा। देखिए हम जनता से चुने हुए शासन में हैं और हम जनता की भलाई के लिए आए। हम कोई जो है यहाँ पर जो है घोटाले करके इसकी भागने के लिए नहीं आए जो आप ये कह रहे हैं। किस तरीके की हवाई बातें करके आप जवाब जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं? सुनो, इनका देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग कॉर्पोरेट अंबानी अडानी के चौकीदार हैं और ये सारे लॉबिंग कर रहे हैं। इनको सारा जो ये मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये किसानों के भले के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इनसे ये बात कहो भाई, यदि आपने अच्छा काम करना, किसानों का भला सोचे, पूरे देश में MSP और खरीद का गारंटी कानून बनाए, पूरे देश का एक एक दाना MSP पे खरीदे, और तब अगली बात है। बाकी ये अब लोग इनके जान से मरने वाले नहीं है। और कम से कम शर्म किया करो, 3 टाइम की रोटी खाते हो, वो भी किसान के खेत से। जी पंकज जी, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या किसानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई काम करेगी सरकार? छोटा सा कमेंट, समय की कमी है। लगातार कभी खालिस्तानी। पंकज जी फोन काट गए हैं। चलिए मलकीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हालांकि आप कॉल काट गए हैं क्योंकि जवाबदेही सरकार की है और जवाब आपसे देते बनता नहीं है, तो इसलिए इसी तरीके से कार्यक्रम से फोन काट करके आप अपना जो है जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।